नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, जो TRE 1, TRE 2 या तो फिर आगामी TRE 3 में जो सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पर प्रैक्टिस सेट है। प्रारंभ में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि करंट अफेयर्स के प्रश्न को देख लेंगे। उसके बाद सभी विषय से कुछ न कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, यानी कि 50 प्रश्न जो संग्रहित है इसमें सभी विषय से लिया गया है। चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे। परीक्षा की तैयारी चाहे कोई भी परीक्षा हो, अधिकरना चाहते हो, प्रश्न जो आदर्श प्रश्न है उसे देखना चाहते हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे एजुकेशन पोर्टल कृष्णा, और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक भी ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहले हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न देखेंगे। वंदे भारत ट्रेन पहली शुरुआत कब हुई, यानी वंदे भारत ट्रेन की पहली शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके समक्ष है 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी 2016, उसके बाद है 15 फरवरी 2020। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 15 फरवरी 2019, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि वंदे भारत ट्रेन की पहली शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। और इसमें वंदे भारत ट्रेन की कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ले। कुल ट्रेन अभी तक वंदे भारत ट्रेन की 34 हो चुकी है, इतनी ट्रेनें चल रही है। और इसका जो पुराना नाम था इन ट्रेनों का, वो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, ट्रेन 18। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पहली के बाद दूसरी शुरुआत कब हुई थी? दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, समान रूप से पूछने की प्रबल संभावनाएं बनती है। यानी कि वंदे भारत ट्रेन की दूसरी शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2019, 3 अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2023 या इनमें से कोई नहीं। तो वंदे भारत ट्रेन की दूसरी शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी और यह दिल्ली से कटरा के बीच थी। इसे भी याद रखेंगे, दिल्ली से कटरा के बीच 3 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और वंदे भारत पहली ट्रेन वह दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। इसे भी याद रखेंगे, दिल्ली से वाराणसी, और दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर है। यानी कि वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली जो पहली महिला ड्राइवर है उनका क्या नाम है? सुरेखा यादव, अनीता यादव, सुमन चौधरी, प्रियंका गुप्ता। तो आपका राइट आंसर यही होगा, सुरेखा यादव। इन्होंने ही वंदे भारत ट्रेन को, यानी कि जो महिला ड्राइवर है, इनके द्वारा चलाया गया था, सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, वंदे भारत का निर्माण कहाँ किया गया है? वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद पाँचवा नंबर प्रश्न में हम लोग चले, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है? इसे हम लोग देख चुके थे। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न मिशन चंद्रयान से देख लेंगे। मिशन चंद्रयान, यानी कि यह प्रश्न है, पुनः इसे 5 ही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 प्रश्न देखे थे और यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न पुनः है, चंद्रयान 3 का कब लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 का कब लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 14 जुलाई 2023। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, यह होगा राइट आंसर आपका 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, मिशन चंद्रयान के मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल इसमें बनाया गया था, तो कौन कौन सा मॉड्यूल है इसमें? मिशन चंद्रयान के 3 मॉड्यूल हैं।
तो इसे याद करने के दृष्टिकोण से सभी मॉड्यूल को लिखा गया है, यहाँ पे याद रखेंगे। पहला मॉड्यूल इसका है प्रोपल्सन मॉड्यूल, और दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। यानी कि उपर्युक्त तीनों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि इसमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मिशन चंद्रयान 3 के मॉड्यूल हैं, यानी मिशन चंद्रयान 3 के कौन कौन मॉड्यूल हैं। तो आपका होगा प्रोपल्सन मॉड्यूल, बी है लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल, यानी कि चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, लैंडर मॉड्यूल को विक्रम, यानी कि लैंडर मॉड्यूल को विक्रम नाम दिया गया है, तो रोवर को क्या नाम दिया गया है? विज्ञान, प्रज्ञान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, चंद्रयान का लॉन्च किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चंद्रयान 3 का लॉन्च किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एस सोमनाथ, कस्तूरी रंगन, विक्रम भाई, अनुपम उपाध्याय। तो चंद्रयान 3 का लॉन्च एस सोमनाथ की अध्यक्षता में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, यानी क्या लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या तो फिर चंद्रयान 4। तो राइट आंसर आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। इसे ऐसा भी पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आपका यही होगा, LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यानी प्रश्न को घुमा करके पूछा भी जा सकता है, तो आप याद रखेंगे प्रश्न में भी कुछ उत्तर छिपे हुए रहते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न बन रहा है उसके साथ साथ अन्य प्रश्न भी समाहित किया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। अब यहाँ से हम लोग सामान्य अध्ययन का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेज़र यानी LASER, इसे इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखेंगे। तो लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन रमन प्रभाव, उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर बी होगा, विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पर लेज़र कार्य करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास होने पर त्यागपत्र देना होता है? यानी केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास, यानी कि विश्वास खोने पर, इसको खोना पढ़िएगा, त्यागपत्र देना पड़ता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका होगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि लोकसभा का मंत्रिपरिषद, केंद्र की कोई भी मंत्री हो, यदि लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके बाद चलिए 13 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति। पार्थिव ग्रह कहने का अर्थ हो गया कि कठोर सतह वाला ग्रह, यानी कि कठोर सतह वाला ग्रह। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बृहस्पति, जिसे पार्थिव ग्रह नहीं कहा जाता है, नहीं पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय थी या था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मैडम भिकाजी कामा, एनी बेसेंट। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है यह 3 और 2 के अनुपात में होता है, और राष्ट्रीय ध्वज में अंदर में जो तीलियां होती है वह 24 तीलियां होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलिए 15 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। रक्त बिंबाणु को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट या तो फिर इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सूरज के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
हीलियोथेरेपी, हेलोथेरेपी, सेनेलोपैथी, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रभाव से यानी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट जो चिकित्सीय उपचार किया जाता है वह प्रक्रिया हीलियोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। हीलियोथेरेपी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? मुगल काल में यानी कौन सा ऐसा बंदरगाह था जिसे बाबुल मक्का के रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके समक्ष है कालीकट, भरूच, कैम्बो, सूरत। तो मुगल काल का एक बंदरगाह था सूरत, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाबुल के मक्का के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? ऑप्शन है लूना 16, अपोलो 11, ईगल, इनमें से कोई नहीं। तो यह लूना 16 एक ऐसा अंतरिक्ष यान था जो कि मानव रहित था, यानी कि मानव ले जाने वाले नहीं थे, बिना मानव के गए थे। तो लूना 16 आपका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? वायरस, बैक्टीरिया, कृमि, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है और यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कि हाइड्रोजन H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस, हाइड्रोक्साइड, प्रोड्यूसर गैस, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसे वाटर गैस यानी कि जल गैस कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है परिवार नियोजन, सभ्यता एवं संस्कृति, शांति, संधि या समर्पण। तो ओलिव की शाखा निश्चित रूप से शांति का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है, यानी कि घरेलू घर की जो विद्युत होती है, बिजली होती है, उसमें चार्ज की फ्रीक्वेंसी, चार्ज की आवृत्ति कितनी होती है? 30 Hz, 40 Hz, 50 हर्ट्ज या तो 440 हर्ट्ज। तो यह आपका राइट आंसर 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सिकंदर ने किस समय में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 326 ईस्वी पूर्व में किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 24 नंबर प्रश्न है, दमन और दीव के मध्य स्थित है, दमन और दीव के बीच में क्या स्थित है? नर्मदा नदी या तो फिर साबरमती नदी, ताप्ती नदी, खंभात की खाड़ी। दमन और दीव में आपका खंभात की खाड़ी स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, म्यूकस में, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन उनकी आई आपका थायराइड ग्रंथि में होता है और इसकी कमी से गलघंट नामक रोग हो जाती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1750, 1852, 1876, 1784। तो राइट आंसर आपका 1852 मीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर के इक्वल होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय है? यानी कि योजना में कोर सेक्टर का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर आपका चयनित आधारित उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। योजना में कोर सेक्टर का अर्थ, कोर सेक्टर का मीनिंग चयनित आधारित उद्योग होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्यूपा, इमेगो, मैगत या टेडपोल। तो राइट आंसर आपका
मैगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यह जो राज रा का जो राज लिखा है इसको इस प्रकार से समझेंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है मुख्यमंत्री में, मंत्री परिषद में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में, राज्यपाल में। तो कार्यपालिका शक्ति आपका राज्यपाल में निहित होता है, ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से कौन रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाले राग है? यानी कौन सा ऐसा राग है जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है? ऑप्शन है राग बिलावल, राग भैरव, राग बिहाग, राग भूपाली। तो रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाला राग आपका राग भूपाली है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब शुरू हुई थी? ओलंपिक खेल में महिला की भागीदारी कब शुरू हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 1900, 1920, 1928, 1896। तो राइट आंसर आपका 1900 ईस्वी होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 32 नंबर, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का, शांति का, विरोध का, संस्कृति और सभ्यता, यानी कि सभ्यता और संस्कृति का। तो यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी प्रश्न है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक, यानी कि हरा रंग ऊपर हो जाए और केसरिया रंग नीचे आ जाए, तो यह किसका सूचक है, किसका प्रतीक है? कमेंट के माध्यम से जरूर इसकी जानकारी देंगे 32 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न में हम लोग चलें 33 नंबर, आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कुमारी, झूम, दीपा, पोडू। तो आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि यह पोडू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 34 नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो मार्को पोलो आपका इटली का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। यह भी प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी भी जानकारी कमेंट के माध्यम से। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, फेमस प्रश्न है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले कौन से शासक थे? इसके बाद पुनः चलिए आगे, सूरज से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, यानी किसके द्वारा हमें बचाई जाती है? ऑक्सीजन, यानी कि O2 यह हो गया, यह ओजोन हो गया O3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और क्लोरीन Cl2। तो पृथ्वी से अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि पराबैंगनी किरणें हमें बचाती है ओजोन परत, यानी कि ओजोन परत यह सोख लेती है पराबैंगनी किरण को, और वहाँ से पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें वह स्वच्छ किरणें आती है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो पानी को सोखने का अधिक गुण काली मिट्टी में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका डी होगा, रामचंद्र पांडुरंग, यानी तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून विषयक किसमें प्रावधानित है, यानी किसमें दिया गया है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो राइट आंसर आपका 10वीं अनुसूची होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 40 नंबर, एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा, तो यह आपका एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न,
पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? वायलिन, तबला, संतूर या गिटार? पंडित शिव कुमार शर्मा यह संतूर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन सी है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा या तो फिर बाबरनामा? तो आत्मकथा है तो आत्मकथा बाबरनामा ही है, बाबर की आत्मकथा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो राइट आंसर आपका डी होगा, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम यानी कि बंदी रहते थे। अगला प्रश्न है 44 नंबर, टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंग, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार से निसत? तो टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला नंबर है 45 नंबर, कुल प्रश्न हम लोग इसमें 50 देखेंगे, बहुत कम समय में 50 प्रश्न का अध्ययन कर लेंगे। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? यानी शुष्क बर्फ किससे जाना जाता है? यानी शुष्क बर्फ क्या है? ठोस जल, ग्लूकोज, स्टार्च, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर आपका डी होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? स्थान पूछा गया है, सबसे ऊपर, धर्म चक्र के ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे यहाँ पे है ऑप्शन ए में, शेरों के बीच में? तो राइट आंसर आपका होगा सबसे नीचे, सत्यमेव जयते उद्धृत है यानी कि लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है? खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर ए होगा। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। 48 नंबर प्रश्न, प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस? तो प्रजातंत्र का घर अमेरिका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, दो प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है, हरा और लाल, हरा और नीला दोनों, यानी कि हरा एक है और दूसरा है नीला, यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो कैसा रंग बनेगा? तो यह पीकॉक नीला बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 50वां नंबर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु? इनमें से कोई नहीं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कुल 50 प्रश्नों का, जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन था, जिसे तेज गति से अध्ययन किए, और यह सभी प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।